हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दौर बोल रही हूँ। आज हम एचआईवी के बारे में जनरल देखेंगे, क्योंकि जो अपने चैनल पे नए नए व्यूअर्स ऐड होते हैं उनको मैं सेशन जो अभी देने वाली हूँ वो उनके लिए है, क्योंकि अपनी एचआईवी कम्युनिटी के लिए सबको मालूम है कि एचआईवी क्या है और उसका क्या इलाज है। और अभी लेटेस्ट कौन से वैक्सीन आ गए हैं, लेकिन जो कम्युनिटी के अभी ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी इंसान एचआईवी पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा भ्रम में रहते कि अभी आगे क्या करूं। तो चलिए, आज ये वीडियो में मैं आपको सब डिटेल बताऊंगी। प्राइवेट में भी कैसे रजिस्टर करते हैं और सरकारी गवर्नमेंट में भी कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए, तो जब कोई आदमी या औरत, यानी जब भी कोई विक्टिम एचआईवी से बाधित होता है, यानी उसके पहले जब वो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर होता है, तो वो 15-20 दिन के बाद अगर उसको साइलेंट सिम्टम्स आते हैं तो वो फिर डर 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 के अपने आते हैं मेडिकल ऑफिसर के पास और वो बोलते हैं कि मुझे एचआईवी का टेस्ट करना है। तो जब हम पूछते हैं कि क्यों भाई, एचआईवी का कुछ है क्या, तो वो उस टाइम थोड़े डिप्रेस भी होते हैं और घबरा के वो बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने एक्सपोजर मेरा हो गया है। तो हम उनको जो बोलते हैं कि कैसे अभी आगे एचआईवी टेस्ट करने का है। तो जब कोई मेडिकल ऑफिसर के पास आके बोलता है कि मुझे एचआईवी का टेस्ट करना है, तो ये जो एचआईवी का टेस्ट है वो रैपिड टेस्ट होता है। और मैंने हमेशा बोला है कि वो हर एक सरकारी गवर्नमेंट में और प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास भी होता है। तो अगर वो जाके उधर टेस्ट करता है तो कभी कभी उसका निगेटिव भी आता है, तो वो विंडो पीरियड्स में होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सलाह क्या देते हैं कि अभी भी कर लो, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है तो 3 महीने के बाद भी आके आप करके लीजिए। अगर उधर पॉजिटिव आया तो हम गवर्नमेंट में उनको भेजते हैं। गवर्नमेंट में उसको ट्राइडॉट जो टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट करते हैं, उसमें HIV-1, HIV-2 और वो कंफर्मेटिव टेस्ट होते हैं। अगर वो उधर पॉजिटिव आते हैं तो फिर वो जहाँ पेशेंट रहता है उसके घर के नज़दीक वो उनको हम भेजते हैं। और वो उनको क्या बोलते हैं कि ERT सेंटर बोलते हैं। अभी ERT सेंटर में एंटो रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट देने वाली सुविधाएं, उनको ERT सेंटर बोलते हैं। और ये पेशेंट जो एचआईवी है तो उनको एचआईवी के बारे में कुछ ही मालूम नहीं होता है। तो एचआईवी ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और उसकी उसको बाधा होती है, लेकिन जनरल पब्लिक में ये धारणा है कि एचआईवी और एड्स सेम है, तो नहीं। एचआईवी ये ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस का बाधा है। और एड्स ये, अगर एचआईवी की ट्रीटमेंट बराबर नहीं ली तो आगे जाके उसको सिम्टम्स होते हैं और वो ज़्यादा स्टेज में जाता है, उसके दुष्परिणाम होते हैं। क्योंकि एचआईवी के वायरस जो होते हैं वो इम्यूनिटी में, जो शरीर की इम्यूनिटी है उसके अफेक्ट करते हैं। तो ये हुआ एचआईवी और एड्स के बारे का डिफरेंस। अभी अब हमारे भारत में 1980 में जब फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ, तब से लेके 2004 तक कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं थी। तो वो एक डेथ सेंटेंस था कि जिसको एचआईवी हुआ वो मरने वाला है। लेकिन अभी इतने सालों के बाद, 40 सालों के बाद, ये जो डेथ भी मिट गया है और ये क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज करके उभर आया है। अभी इसको क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज क्यों बोलते हैं कि ये अभी गोली से थम जाता है, नाइनाट नहीं होता है उसका, थम जाता है। तो अभी उसको वो जो डेथ सेंटेंस था वो निकल गया है। तो जब पेशेंट हम ART सेंटर में भेजते हैं तो उधर कौन सी क्या होता है, वो उधर जो CC केयर होते हैं, केयर कोऑर्डिनेटर में जो आते हैं उसके पास
फर्स्ट टाइम पेशेंट हमारा पेपर लेके जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं फलाने डॉक्टर से हम लोगों को इधर भेजा है, मेरा ये पॉजिटिव है। तो उसके हाथ में तब एक गवर्नमेंट का रिपोर्ट होता है। तो जो केयर कोऑर्डिनेटर होते हैं वो उसका रजिस्टर करके लेते हैं और एक वाइट कार्ड देते हैं और ग्रीन कार्ड देते हैं। तो वो वाइट और ग्रीन कार्ड देने के बाद उसका वो जो जीएनएम होती है वो जाके उसको फोरेस का पूछती है। अभी फोरेस माने टीबी के लक्षण क्या है, वो पूछती है कि खांसी आती है क्या, वजन कम हुआ है क्या, पसीना आता है क्या। तो ये जो फोरेस अगर पॉजिटिव होगा तो वो थप्पा मारती है उस पर, नहीं होगा तो आगे कोऑर्डिनेटर के पास से जीएनएम के पास आता है, जीएनएम के पास काउंसलर के पास जाता है। अब ये काउंसलर के पास जाने के बाद काउंसलर उसको काउंसिल करता है और उसको पूछता है भाई ये कैसे हो गया। तो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट विजिट होता है तो कोई भी ओपन नहीं होता है, लेकिन इतने पेशेंट आके झूठे बोलते हैं कि नहीं मुझे ना ब्लड चढ़ाने से हो गया, मुझे ये करने से हो गया, मुझे मेरे साथ जो था वो HIV पॉजिटिव था मेरा फ्रेंड, उसकी वजह से हो गया। तो ऐसा नहीं है, इतना झूठ मत बोलिए। क्योंकि जब आप ART के सेंटर में आते हैं, अगर आप सही सही बताएंगे तो उससे हम लोगों को डाटा निकालने में आसानी होती है। क्योंकि वो व्हाइट कार्ड पे सब लिखा है कि MSM मीन्स मेल सेक्स विथ मेल्स। अगर आप ट्रांसजेंडर होंगे तो उसमें लिखने में आसानी होगी। अगर आप किसी FSW मीन्स जो फीमेल सेक्स वर्कर के पास गए हैं तो हमको उसकी भी जानकारी होगी। अगर आपको हस्बैंड से वाइफ हो गया है तो उसकी जानकारी होगी। तो इसलिए हम हमेशा स्ट्रेस करते हैं कि आपको कैसे हो गया, हमको ऐसा नहीं हुआ, हम क्या ऐसे लगते हैं क्या। तो ऐसा नहीं है भाई, जो भी है, जो अभी गलती हो गई या नहीं हो गई वो बात गई, लेकिन अभी आगे सोचिए कि अभी आपका आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ ये पॉइंट पे मैं कोई भी पेशेंट हो तो उनको मैं एक सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी काउंसलर के पास झूठ मत बोलिए। क्योंकि आपका डाटा लिखने में और आपको जो आप कौन से कैटेगरी में बैठते हैं ये लिखने में आसानी होती है। तो वो सब हिस्ट्री पूछने के बाद फिर पेशेंट वो मेडिकल ऑफिसर के पास आता है। मेडिकल ऑफिसर भी फिर से वो जो काउंसलर ने लिखा हुआ है वो सब देख के फिर से उनको पूछता है कि ये कैसे हो गया। तो इधर भी वो डॉक्टर के पास झूठी बोलते हैं, लेकिन वो फर्स्ट विजिट होता है इसलिए। लेकिन ठीक है चलो, फिर हम उनका टेस्ट करते हैं, सब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जनरल उनका चेकअप करते हैं और उनको टीबी है कि नहीं देखते हैं। और हमारे काउंसलर ने उनको क्या काउंसिल किया ये पूछते हैं। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे जो रोग है उसकी तरह नहीं है। ये ट्रीटमेंट आपको जब तक आपकी जान में जान है तब तक वो लेनी पड़ती है आपको। और ये हम हमारे काउंसलर को भी बताते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया तो उसको ये बताइए कि ये पेशेंट को ये दवा लाइफ लॉन्ग लेनी है और दूसरी एक दिन भी छोड़ना नहीं है। उसको हम एडिरेंस बोलते हैं। क्योंकि क्यों छोड़ना नहीं है, ये मैंने हर एक जो मेरे वीडियोस है वो पहले से वीडियो आप देखिए, उसमें लिखा है कि एक दिन भी कम किया, एक दिन भी गोली नहीं खाई तो आपके शरीर में क्या परिणाम होते हैं ये इसका आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब चेकअप करने के बाद हम उनको काउंसलर ने वो पेशेंट को काउंसिल किया है, वो फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंसिल बोलते हैं, पहला काउंसिल होता है काउंसलिंग। बाद में हमारे पास आते हैं तो नेचुरली फर्स्ट टाइम उनका होता है तो थोड़े डिप्रेस होते हैं। क्योंकि उनकी जो धारणा है वो वही रहती है जनरल पब्लिक के तरह से कि अभी HIV हुआ तो मेरे जिंदगी में अभी कुछ नहीं रहा, अभी मैं मर जाऊंगा, ये होता है। और जो लड़के अभी आजकल के जो लड़के हैं वो तो ये करते फिर वो एकदम सॉलिड बोलते हैं ना कि डिप्रेशन में जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में होते हैं। और फिर अभी मेरे
पेरेंट्स को कैसे बताऊं, आगे जाके शादी होगी क्या, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी क्या, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी क्या। ऐसे अनेक सवाल उनके मन में घूमते हैं और वो हर एक सवाल का मैंने एक एक वीडियो भी बनाया है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, माने उनको बोलते हैं बाबा अभी जो हुआ है वो जाने दीजिए, उसमें कुछ ये नहीं है, अभी आगे का सोचिए, क्योंकि अभी जो बात होके गई है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे हमारी जिंदगी कैसे अच्छी रहेगी ये हम जरूर देखते हैं। तो हम उनको ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। अगर पेशेंट उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में होगा तो उनको हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। तो ये हो जाने के बाद उनको ट्रीटमेंट देते हैं। हम भी डॉक्टर्स लोग जो मेडिकल ऑफिसर्स है वो भी बताते हैं कि हर रोज गोली खाने का क्या महत्व है। वो होने के बाद फिर वो हमारे जो फार्मासिस्ट है उनके पास जाते हैं, गोली लेते हैं। 1 महीने का गोली उनको देते हैं, पहले 15 दिन का गोली देते हैं। उसके पहले उनको जब बॉर्डर लाइन कुछ है कि नहीं उनका बेसलाइन सर्वे करते हैं, उनके घर का सर्वे करते हैं, आधार कार्ड का भी सर्वे करते हैं और उनको इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी भेजते हैं। उस इन्वेस्टिगेशंस में कौन से होते हैं, तो सीबीसी होता है, बेसलाइन CD4 होता है, LFT, RFT, HbA1c होता है, मीन्स सब टेस्ट होते हैं। और अगर उनको खांसी बीसी होगी तो एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होता है। और ये करने के लिए उनको लैब टेक्नीशियन के पास भेजते हैं। और वायरल लोड हम 6 महीने के बाद करते हैं, अभी नहीं करते। जब पेशेंट आता है तो CD4 काउंट होता है उसका, और वो हमेशा कम ही आता है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के बाद जाके वो अपॉइंटमेंट लेता है और बाद में फार्मासिस्ट के बाद जाके गोली लेता है। और वो गोली 1 महीने की उनको मिलती है और अगले महीने में वो फिर आता है, तो दूसरे वक्त वो उसका थोड़ा सेटल हुआ होता है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो पेशेंट हमारे ही होते हैं कि हमारे फैमिली के ही होते हैं, तो वो ओपन होते हैं और धीरे धीरे कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये भी बताते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको मालूम होगा, आप सब लोग ये सब स्टेजेस से गए होंगे, लेकिन जो नए व्यूअर्स है, जो नए बाधित है, उनके लिए ये मुझे लगता है अच्छा होगा ये वीडियो, उनको समझ में आया होगा। और मेरे जो मेडिकल स्टूडेंट्स देखते हैं उनके लिए भी उनको समझ में आया होगा। तो अगर ये अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो भी कोई वीडियोस होंगे वो आपके पास आएंगे। धन्यवाद।